गुड आफ्टरनून बच्चों। बच्चों हमारी लेक्चर 2 को स्वागत है आप लोगों को। क्या है कि हमारा ये विदाउट एडिटिंग वीडियो है। हम बिना एडिटिंग में यूट्यूब में वीडियो अपलोड करते हैं। डायरेक्ट जो हम पढ़ाएंगे उसी को अपलोड करते हैं। कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लेक्चर 2 हमारी कंटेंट है एलोट्रोप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। ये दोनों टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। चलते हैं पढ़ने के लिए। शुरुआत है एलोट्रोप। एलोट्रोप की शुरुआत हम करेंगे तो पहला नाम हम लिखेंगे एलोट्रोप। बेटा ये एलोट्रोप होता क्या है? द एलोट्रोप मीन्स द एलिमेंट which have a same physical properties। द एलिमेंट which have a, उल्टा बोला मैंने, द एलिमेंट which have a same chemical properties बट हैव ए डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। मतलब मैं लिखता हूं फिर समझाऊंगा। द एलिमेंट व्हिच हैव ए, द एलिमेंट व्हिच हैव ए, द एलिमेंट व्हिच हैव ए सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, the element which have a same chemical properties but have a different physical properties, same chemical properties but have a different physical properties is called एलोट्रोप। यही है डेफिनेशन एलोट्रोप में। थोड़ा सा अगर मैं समझाऊं, केमिकल प्रॉपर्टीज, अगर कोई एक एलिमेंट होगा उनका केमिकल प्रॉपर्टीज हर हाल में सेम रहेगा। भले ही वो किसी भी स्टेज में रहे, उनका केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम रहेगा बट फिजिकल प्रॉपर्टीज वो अलग रहेगा। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज जो कंपाउंड शो करते हैं वही कंपाउंड एलोट्रोप शो करते हैं या एलोट्रोप ही रहता है। केन का मतलब है पीरियड की टेबल में जितने भी एलिमेंट होते हैं हर एलिमेंट का एलोट्रोप नहीं होता है। तो कुछ एलिमेंट होते हैं जो एलोट्रोप्स शो करते हैं, मतलब उनके डिफरेंट फिजिकल एग्जिस्टिंग फॉर्म है बट उनके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है, लेकिन वो अलग अलग फॉर्म में रहते हैं। जितने फॉर्म में रहते हैं वो उनके एलोट्रोपिक फॉर्म होता है। जैसे अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि नाइट्रोजन का एलोट्रोप है ना? नहीं, हाँ है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ में से सिर्फ बिस्मथ को छोड़ के बाकी सबके एलोट्रोप है। नाइट्रोजन 3 फॉर्म में रहता है, गैसियस फॉर्म में रहता है, अल्फा नाइट्रोजन, बीटा नाइट्रोजन, क्रिस्टलाइन सॉलिड में रहता है। लेकिन कभी पुराना एनसीईआरटी 12वीं बुक को देखोगे जिसमें एनसीईआरटी में गलत लिखा हुआ है, दोबारा बोलता हूँ, तीसरी बार बोलता हूँ, उसने बोल दिया है कि बिस्मथ देता है एलोट्रोप, बाकी सब नहीं देता है। ऐसा लिखा कि अदर एलिमेंट नहीं देते हैं, बिस्मथ ही देता है। रियलिटी में बिस्मथ को छोड़ के बाकी सब एलोट्रोप देते हैं। ये यानी एलोट्रोप का मतलब डिफरेंट एग्जिस्टिंग फॉर्म है। अब हमें कार्बन कंपाउंड को आते हैं। कार्बन का डिफरेंट एलोट्रोप का नाम हमें तुरंत बताएंगे ना। कार्बन के अंदर में जो एलोट्रोप्स होते हैं, ये जो कार्बन होता है, कार्बन के 3 एलोट्रोपिक फॉर्म होता है। कितने फॉर्म होते हैं? 3 एलोट्रोप की फॉर्म होता है। एक होता है ग्राफाइटी, दूसरा होता है डायमंड, तीसरा जो होता है फुलेरिन। तो ये 3 प्रकार का जो एलोट्रोप होता है कार्बन पजेस करता है एंड इन्हीं 3 फॉर्म में कार्बन रहता है। अब हमें शुरुआत कर देते हैं कि कार्बन जो 3 प्रकार के एलोट्रोप में रहता है तो वो 3 एलोट्रोप जो होता है वो क्या क्या होता है। पहला पढ़ते हैं ग्राफाइट। अगर मैं पहले चीज़ को ग्राफाइट पढ़ा दूं तो मैं पहला नंबर में हेडिंग कर दिया ग्राफाइट। बेटा ग्राफाइट क्या होता है? कार्बन का एलोट्रोपिक फॉर्म है ना। पहले ग्राफाइट में कार्बन क्या होता है?
ना हमें ग्राफाइट के कैरेक्टर लिख लेते हैं, हो सकता है तुम्हारे बुक में कम लिखा हो। तो पहला पॉइंट में क्या होता है कि इन ग्राफाइटी या ईच कार्बन ऑफ ग्राफाइट, ईच कार्बन इन ग्राफाइटी, इन ईच कार्बन इन ग्राफाइटी has a one free electron, एक कार्बन होता है जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ग्राफाइट में एक कार्बन होता है, यानी हर कार्बन होते हैं जिसके अंदर में एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। बट फ्री इलेक्ट्रॉन शेयरिंग with three electrons sharing with other carbons, बाकी कार्बन के साथ शेयरिंग होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, बाकी एक इलेक्ट्रॉन रहता है फ्री, रहता नहीं, मतलब किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाता। जैसे कि आपको पता है कि कार्बन के अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन हैं ना, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। किसका ना, आउटर मोस्ट। कार्बन के टोटल इलेक्ट्रॉन 6 हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर 6। आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है ना, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो जो आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, इन चारों इलेक्ट्रॉन में से कार्बन क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन के साथ शेयरिंग करता है। अब एक कार्बन इस कार्बन का, दूसरा कार्बन, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड मतलब 2, यानी एक इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, तो यानी इस कार्बन का 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर गए, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। कोवैलेंट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो बॉन्ड बनता है उसको कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अच्छा, तो अब एक इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री रहता है। अगर हमें इस कार्बन को चेक करेंगे, ये एक तो अपना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर दिया, दूसरा दूसरे कार्बन का हद करेगा, तीसरा तीसरे कार्बन का हद करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो हर कार्बन के एक एक इलेक्ट्रॉन बचेंगे। यही इलेक्ट्रॉन बचने के वजह से जब ये मूवमेंट करता है तब क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो कार्बन का ग्राफाइट जो एलोट्रोप है वही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो मैंने यहाँ पर लिखूंगा अदर कार्बन शेयरिंग विद 3 इलेक्ट्रॉन विद द अदर कार्बन कर दिया मैंने पहला पॉइंट में। दूसरा पॉइंट क्या लिखूंगा, दूसरा पॉइंट यही लिखूंगा, तो मैंने यहां से लिखता हूं दूसरा पॉइंट करके, दूसरा पॉइंट लिख देता हूं। दूसरा पॉइंट मैंने लिखूंगा तो ड्यू टू 1 इलेक्ट्रॉन फ्री इन ईच कार्बन so graphite conduct electricity, graphite conduct electricity, ग्राफाइट जो होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। and graphite used in and graphite used as a कैथोड मतलब दिस इज एन इलेक्ट्रोड, कैथोड इन बैटरी समझते हो, बैटरी मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तुम समझ नहीं पाओगे इसलिए मैंने नाम लिख दिया बैटरी। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड ग्राफाइट मतलब मैंने ये बोला कि ड्यू टू एक इलेक्ट्रॉन हर कार्बन में फ्री रहता है, ये जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है उसके वजह से ग्राफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इसीलिए ग्राफाइट को बैटरी के अंदर में काला काला रॉड होता है जिसको कैथोड कहते हैं, एंड उसको हमें इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड कैथोड एनोड दोनों होता है, लेकिन ये वाला कैथोड होता है वो बैटरी में यूज होता है, यानी हर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यूज होता है। तो ये ग्राफाइट है।
अब दोबारा जाता हूँ ग्राफाइट के पास थोड़ा और ना। ग्राफाइट जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, आपने कभी देखा होगा, अगर मैं एक बैटरी बनाता हूँ तुम्हारे लिए, ये एक बैटरी रहता है, ये उसका पॉजिटिव एंड होता है, ये जो काला काला सा जो मैंने इसमें लगा दिया, ये जो रॉड होता है इसको बोलते हैं ग्राफाइट। यही है ग्राफाइट। और हायर क्लासेस में पढ़ोगे इसके अंदर में कैसे इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, वो तुम्हारा बात नहीं है। ग्राफाइट आ गया। और क्या होता है ग्राफाइट के अंदर में ना, ग्राफाइट के अंदर में इसका मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है लो होता है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। ये थोड़ा सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट मतलब ग्राफाइट सॉफ्ट होता है। एंड इनके जो सरफेस होता है डॉल होता है। सरफेस जो होता है इनके, सरफेस इज डॉल, मैंने ऐसे लिख दिया। इनके सरफेस है डॉल, मतलब आप कह सकते हो रॉफ भी कह सकते हो, एक तरीका से शाइनिंग ही नहीं है, डॉल लिख सकते हो, शाइनिंग ही नहीं है ग्राफाइट के। तो ये है कंडीशन हमारे कौन सा ग्राफाइट के बारे में जो मैंने बोला। और एक बात बोलता हूँ, अगर किसी को समझ आया ठीक, नहीं आया तभी भी ठीक है, क्योंकि वो पॉइंट तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारा सिलेबस का नहीं है। मैं एक पॉइंट जोड़ता हूँ सिर्फ ही स्टार लगा के कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ ईच कार्बन, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ ईच कार्बन इज sp2। आपको नहीं आएगा समझ में, बाद में कभी सीख लेना या मुझे पूछ लेना मैसेज करके, जब मैं देखूंगा रिप्लाई करूंगा। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ ईच कार्बन इन ग्राफाइट इज sp2। और भी एक लाइन कर देता हूं मैंने इसके अंदर में ग्राफाइट के बारे में। क्या होगा ग्राफाइट ना, ग्राफाइट का शेप कैसे होगा ना, ग्राफाइट समथिंग सिलिंड्रिकल शेप होगा, सिलिंड्रिकल शेप होगा। कैसे होगा शेप के मुताबिक ही हमें देखेंगे, सिलिंड्रिकल शेप ग्राफाइट दिखेगा। हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहेगा। एक इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्री रहेगा हर कार्बन पे, जिसके वजह से ग्राफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। ठीक है, यही है ग्राफाइट, तुम्हारा इन्हीं में से काम बन जाएगा। ठीक है, बाकी कैरेक्टर याद रखने की जरूरत नहीं है। कम टू द डायमंड, सेकेंड एलोट्रोप ऑफ कार्बन। डायमंड के पास चलते हैं बेटे, ठीक है, लिख लिया, डायमंड के पास चलते हैं। अब आता है डायमंड। डायमंड में बेटा क्या होता है ना, डायमंड में ये होता है कि जो 4 इलेक्ट्रॉन होता है ईच कार्बन में, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन के साथ एक कोवैलेंट बॉन्ड बना देते हैं। कैसे ना, हमें यहाँ पर कहेंगे ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच कार्बन, ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच कार्बन, ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच कार्बन कोवैलेंटली बॉन्डेड विथ अदर 4 कार्बन, चारों कार्बन्स में कोवैलेंटली बॉन्ड कर लेता है। अगर ये चारों बॉन्ड के साथ कोवैलेंट करता है 4 कार्बन के साथ, सो कार्बन फॉर्म्स 4 कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, यानी सारे इलेक्ट्रॉन, ऑल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। तो फिर मैंने एक लाइन लिखूंगा, ड्यू टू नो फ्री इलेक्ट्रॉन इन डायमंड, ड्यू टू नो फ्री इलेक्ट्रॉन इन डायमंड, so diamond is bad conductor of electricity,
बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होता है, बट इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट के लिए बैड नहीं है, बट इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये हीट के लिए गुड कंडक्टर होता है। और क्या पॉइंट इसके अंदर में है ना, ये जो हीट के लिए गुड कंडक्टर होता है बेटा, इसके देखेंगे, इट्स सरफेस इज शाइनिंग, इट्स सरफेस इज शाइनिंग, यानी सरफेस शाइनिंग होता है। तुमने कभी पढ़ा था इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42 था, क्योंकि ये इसके अंदर में लाइट को पास होने नहीं देता, मैक्सिमम टाइम्स में ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, क्योंकि हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सबसे हाई इसका है, इसलिए सरफेस से शाइनिंग होता है। सबसे बड़ी बात इनके स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर क्या होता है ना, एक कार्बन, ये सेंट्रल कार्बन जो है, मैंने इसको येलो कलर में मेंशन करता हूँ, इनका इलेक्ट्रॉन दूसरे को दिया, और एक इलेक्ट्रॉन सेकंड को दिया, थर्ड इलेक्ट्रॉन थर्ड कार्बन को दिया, फोर्थ इलेक्ट्रॉन फोर्थ कार्बन को दिया। अब देखो स्ट्रक्चर कैसे हो गया, अगर इनको हमें जोड़ देंगे, इट लुक लाइक ए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, डायमंड जैसा स्ट्रक्चर सुना होगा, इसमें टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है डायमंड, ठीक है। एक बड़ी बात इसमें मैंने कहूँगा, जो तुम्हारा सिलेबस का नहीं होगा, जिसका एक लाइन कहूँगा कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगा, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जो होगा इक्वल टू sp3, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ ईच कार्बन इज sp3। ये जब तुमने 11th में जो साइंस लेगा उनको पता चलेगा, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन तभी होता है जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड की वजह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, और भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन तभी होता है जब सेंट्रल एटम को 4 बॉन्ड होता है और चारों के चारों बॉन्ड पेयर होता है। शायद ये लाइन समझ में नहीं आया होगा, कोई इशू नहीं है। ये हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ये sp3 होता है, टेट्राहेड्रल शेप होता है, हार्ड होता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, उसको भी लिख लेंगे। इट इज हार्ड, हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है बेटे। इट इज हार्ड, हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, एंड टेट्राहेड्रल शेप होता है, डायमंड लाइक स्ट्रक्चर होता है। बेटा ये डायमंड जो होता है, ये डायमंड सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये कोवैलेंट बॉन्ड भले ही है, लेकिन इसका इतना क्लोज पैक्ड होता है, ये दूसरे मेटल को काटने के लिए भी यूज करते हैं। दूसरे मेटल को काटने के लिए कहते हैं कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, मैक्सिमम है, लेकिन डायमंड से नहीं है। तो इसलिए कोवैलेंट बॉन्ड होते हुए भी डायमंड, ये मतलब हमें कहते हैं कार्बन एटम्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, कार्बन एटम्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। सो मेल्टिंग पॉइंट कमा बॉइलिंग पॉइंट हाई, ये साइन दे दिया, मतलब हाई साइन दे दिया, ऊपर तरफ इंक्रीज करता है। कार्बन के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है तो डायमंड के अंदर में, और डायमंड तो महंगा होता है डायमंड, वो बात हम नहीं पढ़ेंगे। अब डायमंड के अंदर में ऑलमोस्ट मैंने बता दिया कहानी क्या होता है। डायमंड के अंदर में शाइनिंग करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मगर गुड कंडक्टर ऑफ हीट जरूर होता है, हीट के लिए गुड कंडक्टर होता है, यही है डायमंड। अब हमें थर्ड एलोट्रोप के बारे में जाएंगे, कार्बन के थर्ड एलोट्रोप्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बेटे। तो कार्बन के थर्ड एलोट्रोप, तो थर्ड एलोट्रोप्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है फुलेरिन। क्या नाम है बेटे? इसके नाम है फुलेरिन,
फुलेरिन इज द थर्ड एलोट्रोप ऑफ कार्बन। मैं लिखता हूँ फुलेरिन इज द थर्ड एलोट्रोप ऑफ कार्बन, थर्ड एलोट्रोप ऑफ कार्बन, थर्ड एलोट्रोप ऑफ कार्बन, तीसरा एलोट्रोप कार्बन, which was discovered by which was discovered by अमेरिकन आर्किटेक्ट क्या है? अमेरिकन आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर, बकमिंस्टर फुलर, FULLER। अमेरिकन आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर कार्बन के थर्ड एलोट्रोप को डिस्कवर करा था, इसलिए नाम फुलेरिन रख दिया गया है। ठीक है, अच्छा तो फिर दूसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे ना, फुलेरिन इज ए फुटबॉल लाइक शेप, फुटबॉल लाइक शेप, इनका शेप है फुटबॉल लाइक ही होता है। ठीक है, फुटबॉल लाइक शेप होता है। इतिहाज आप लोगों ने फुटबॉल खेला होगा, फुटबॉल के अंदर में अगर खेला होगा जाके जरूर देखना, फुटबॉल के अंदर में कितना हेक्सागोनल एंड कितने पेंटागोनल रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। हेक्सागोनल एंड पेंटागोनल रिंग कितने होते हैं ना, फुलेरिन इज ए फुटबॉल लाइक शेप है, इतिहाज 20 हेक्सागोनल रिंग, 20 हेक्सागोनल रिंग एंड 12 पेंटागोनल रिंग। गिन लेना, पता चल जाएगा आपको, गिन लेना जरूर। 20 हेक्सागोनल रिंग एंड 12 पेंटागोनल रिंग्स आर प्रेजेंट इन द फुलेरिन, पक्का। दूसरी बात होता है कि जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है इसमें क्या होता है ना, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन जो होता है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन इज sp2, इसमें sp2 ही होता है। एंड इसका जो ये क्या आर्किटेक्ट के द्वारा डिस्कवरी हुआ था, फुलेरिन फुटबॉल लाइक शेप होता है। अगर किसी को थर्ड एलोट्रोप का नाम पता है तुम्हारे लिए, वो भी बहुत हो गया, तुम तो इतना जान लिया एटलीस्ट इसको। तो ग्राफाइट को अगर हमें लेजर लाइट द्वारा हीट करते हैं, फुलेरिन का प्रिपरेशन भी होता है, ये हायर क्लासेस में तुम लोग पढ़ोगे। ठीक है, अगर आप CUET दोगे 12th के बाद है तो ये तुम्हें छोड़ना पड़ेगा टॉपिक, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तो फिर इसको पढ़ोगे। तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन इज sp2 एंड लेजर लाइट के द्वारा ग्राफाइट से हमें फुलेरिन बना सकते हैं, ये मैंने बोल दिया, आप उसको लिख लो। तो इस तरीक़ा से मैंने क्या पढ़ाया, इस तरीक़ा से मैंने बताया आप लोगों को। कौन सा टॉपिक क्या बताया मैंने कि एलोट्रोप क्या होता है, उसके बारे में हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर दिया है। अब हमें एलोट्रोप पढ़ा दिया, पूरा एलोट्रोप, तीनों टाइप का एलोट्रोप्स होता है कार्बन का, बता दिया मैंने। अब होता है, हमने नेक्स्ट पेज में जाएंगे। अगर हमें इस लेक्चर में मेरा कंटेंट था 2 नंबर पॉइंट में, इसमें से मेरा कंटेंट क्या था 2 नंबर में था क्या था कि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, सबसे मुश्किल टॉपिक है ये, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। देख लो, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। आप इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को कितना भी करोगे तभी भी कम पड़ेगा, जितना ज़रूरत है तो मैं उससे ज़्यादा कर दूंगा इधर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होता क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले शुरुआत में जो मैं कुछ एलिमेंट का आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है वो लिखता हूँ, आप ज़रूर याद रख लीजिएगा, वरना आपको कुछ नहीं आएगा। तो ये क्या होता है कार्बन में, अगर कहता हूँ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर तो पढ़ूंगा। अब सवाल होता है हमारे पास है हाइड्रोजन। ठीक है, लिथियम फिथियम इसमें मेंशन नहीं होता है। अच्छा, हाइड्रोजन गया,
उसके बाद सपोज मैं लेता हूँ हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, याद रखना। अब हम कहेंगे कार्बन, कार्बन का आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, वो तो पता करना ही है। उसके बाद होता है नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, ये दो को पता करो पहले। इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। फिर ऑक्सीजन एंड सल्फर, इनके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। फिर फ्लोरीनी, क्लोरीनी, फिर ब्रोमीनी, फिर आयोडीनी, इनके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। आप लोगों को इतने ही याद रखना पड़ेगा, आपका काम पूरा हो जाएगा। अब इतना ही नहीं रखोगे तो फिर कोई बात नहीं, पहले से हम पढ़ चुके हैं या शायद 9th क्लासेस के लिए बता दिया था। चलिए, इतना जब हमने याद रख लेंगे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तभी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर आप लोगों को आएगा। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होता क्या है ना, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को 11th क्लासेस से केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में इसका नाम है लुईस स्ट्रक्चर। लुईस का पूरा नाम कोसेल एंड लुईस, ये दो साइंटिस्ट है। कोसेल एंड लुईस का जो स्ट्रक्चर है, उन्होंने यही लुईस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करा है। जब मैं 11th के लिए लूंगा तब 10th का बता के 11th लेता हूँ। अभी 10th बताता हूँ, 10th पढ़ लो आराम से। क्या है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करना है। देखो बेटे, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होता क्या है ना, हर एलिमेंट अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन को दूसरे के साथ शेयर करता है। तो इस शेयरिंग के दौरान दोनों एलिमेंट अपने आप को 8 इलेक्ट्रॉन में मेंटेन कर लेते हैं, कुछ छोटे छोटे एलिमेंट को छोड़कर। हीलियम को छोड़ दो, हाइड्रोजन को छोड़ दो, बाकी एलिमेंट ऑलमोस्ट अपने आप को 8 रखने के लिए, मैं थोड़ा मीनिंगफुल बात करता हूं, समझा करो। एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, जिसको इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, अच्छा एक लाइन कह देता हूं, आपका 11th कवर हो जाएगा। कि जरूरी नहीं है कि 8 इलेक्ट्रॉन इज द मेन क्राइटेरिया फॉर द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, जरूरी नहीं है। आप 11th एनसीईआरटी पढ़ोगे एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल, ये बेकार का हो गया वो। मैं एक लाइन बोला, जरूरी नहीं है कि 8 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। अब तुम्हारे लिए तो वही जरूरी है, इतना ही चाहिए तुम्हारे लिए उतना ही चाहिए। यानी जो मेन टॉपिक चाहिए कि 8 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे लिए चाहिए, यानी 8 से कम या 8 से ज़्यादा होने से भी मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, ये पढ़ोगे बाद में, जिसको ड्रॉबैक ऑफ ऑक्टेट रूल कहते हैं 11th एनसीईआरटी। वो छोड़ दो, 10th के लिए 8 चाहिए। तो हमें ये पता करने के बाद है, जब हमें सबसे पहले क्या क्या कंपाउंड को पढ़ेंगे ना, मैंने एक एक करके बताता हूँ। मान लीजिए सपोज मैं पढ़ाता हूँ हाइड्रोजन, सबसे छोटा ना, हाइड्रोजन 2 एटम से बने हुए हैं। मैं कैसे पढ़ाता हूँ, देखो इसको, हाइड्रोजन लिखा एक, जिसका इलेक्ट्रॉन को मैंने लिख दिया डॉट। दूसरा हाइड्रोजन मैंने रखा ऐसे, उसके इलेक्ट्रॉन को रखा क्रॉस। अब ये कहता है कि भाई कैसा करेंगे, मैं स्टेबल हो जाऊं, तुम भी स्टेबल हो जाओ ना। ऐसा काम करते हैं, तुम और मैं दोनों के इलेक्ट्रॉन को एक साथ रख लेते हैं। अब वो दोनों इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होने से कोई भी स्टेबल होता है, हम स्टेबल हो जाएंगे। कैसे होता है ना, ये हाइड्रोजन होता है, अब ये इलेक्ट्रॉन अपने बीच में दिया, इन्होंने भी इलेक्ट्रॉन बीच में दे दिया, अब ये हाइड्रोजन ऐसे हो गया। अब देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन को इन दोनों ने क्या कर दिया, शेयरिंग कर दिया। जैसे ही इन दोनों ने 2 इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करा तो इसको हमें एक एक इलेक्ट्रॉन जब शेयरिंग होता है, दोबारा कहता हूँ, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के द्वारा शेयरिंग होता है, एक एक टोटल 2, तो दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनता है, जिसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, पहला एग्जाम्पल किया मैंने, इसको बोलते हैं पहला एग्जाम्पल किया। तो इसके बाद जो होता है कि अगर मैं हाइड्रोजन के अलावा और करता हूं क्लोरीन, अगर मैं क्लोरीन कर दूंगा तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट में, इधर देखो सब लिखा था मैंने, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 1 7। दूसरा क्लोरीन के आउटर मोस्ट में भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 2 4 2 6 1 7। ठीक है, जाओगे जाओ, देख लेना वीडियो। ठीक है, तो अब ये आता है क्लोरीनी, ये क्लोरीनी 7 7 है।
अब ये एक एक इलेक्ट्रॉन से जब वो आपस में डोनेट करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन जब आपस में डोनेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्लोरीन हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन रखा था, मैंने व्हाइट में रखता हूँ, कोई बात नहीं, ये व्हाइट में रखा। अब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करा, कैसे पता चलेगा कि कितना कितना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होने से, कितना कितना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होने से ये अपने आप को 8 कर देगा। यही होता है मतलब, 8 करने के लिए ही इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग और इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 8 करने के लिए, बेटा समझ में आया, 8 करने के लिए इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होता है। अब जब यही बात को हमें दोबारा लिखते हैं, ये होता है क्लोरीन एंड इधर से ये होता है क्लोरीन, तो इसको क्या बोलते हैं, ये 2 2 4 2 6, अब इसको बोलते हैं कि ये सिंगल बॉन्ड हो गया। अब ये 2 ये 2 ये 2 2 6। कहीं पर भी मैं टेक्निक 11th वालों को सिखाता हूँ, अगर पहले बॉन्ड है तो आप बॉन्ड को मिटा के 2 इलेक्ट्रॉन लगाओ। 1 बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन। अब 1 बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन था, अब 2 से 1 बॉन्ड बनाया मैंने। इस तरीका से मैंने क्लोरीन करा, तुम बाकी सब भी कर सकते हो। अच्छा, फ्लोरीन भी वैसा ही होगा, सबके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैंने यहाँ पर लिख रखा हूँ, मैंने यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबके 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब पढ़ लोगे। अब मैं क्या करूँगा कि क्लोरीन के साथ अलावा मैंने एक काम करता हूँ, मैंने ऑक्सीजन के बताता हूँ। ऑक्सीजन, बेटा ऑक्सीजन का मतलब 2 ऑक्सीजन एटम है। ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है, मैं अगर क्रॉस भी दिखाता हूँ, ऑक्सीजन के पास है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। मैं लिख रखा हूँ, मैंने बताया था, इसको याद रखना, अभी इधर लिखा था। जो 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब कैसे करने से ये 8 हो जाएंगे बेटा, कैसे करने से ना, ये होता है ऑक्सीजन, ये दोनों होता है 1 2 3 4, 2 2 दिया। अब इसके पास है 2 2 बचा। अब इस ऑक्सीजन के पास भी 2 2 2 बचा। अब देखो कैसे हो गया ना, इसको अगर हमें लेता है तो ये 8 हो रहा है, ये भी 8 हो रहा है। इसका मतलब यही हो रहा है कि जो ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो रहा है, बाकी 2 2 4 बॉन्ड, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। बेटा ये जो बच रहा है ना, इसको बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। जो बच रहा है, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, उससे बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसको अगर मैं लिखूं, इन दोनों को बोलते हैं 1 लोन पेयर, ऐसे बोलते हैं। ये भी एक लोन पेयर है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये दोनों को बोलते हैं बॉन्ड पेयर। जो बॉन्ड बन गया वो बॉन्ड पेयर है। अगर मैं यहीं से इसको बताऊं, ये क्या है ना, ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, 4 है। ठीक है, उसी तरीके से हमें नाइट्रोजन का भी कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से हम लोग नाइट्रोजन का भी कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से हमने नाइट्रोजन का भी कर सकते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन का हमें होगा करेंगे, तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको हमें दिखाएंगे 1 2 3 4 5। दूसरा नाइट्रोजन का भी 5 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे, 1 2 3 4 5। और कितना कितना देने से नाइट्रोजन 8 हो जाएगा वो देखना पड़ता है। तो कितना कितना देंगे ना, 3 3 देंगे। ये कितना कितना देंगे, 3 3 देंगे। तो ठीक उसी तरीके से नाइट्रोजन में बचा 2, इधर से बचा 2, तो अब ये हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। 2 2 इलेक्ट्रॉन उसका बच गया, यानी 1 लोन पेयर बचा। एक के एटम में, दोनों एटम में 2 लोन पेयर बचा। ओके, अंडरस्टैंड। तो इस तरीका से सबसे पहले कितना कितना इलेक्ट्रॉन देने से एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कर लेता है, वही मेन पॉइंट है समझने का। 5 था, अगर 3 देगा, इन्होंने भी 3 देगा, तो टोटल 6 हो गया। बच गया इधर 2, बच गया उधर 2, तो ये 3 6 2 8 है, इधर से 6 2 8 है। जो बीच में देते हैं ना, कंट्रीब्यूट करते हैं, जो दोनों के देने के बाद जितना हुआ बीच में, इनको दोनों ने शेयरिंग करते हैं। दोनों कहते हैं, ये 3 3 देते हैं, बोलते हैं हमारा 6, लाइक ऐसे ही। तो ठीक है, उसी तरीके से नाइट्रोजन जब तुम्हारा हो गया है, अब मैं तुमको ऐसे बताता हूँ बेटे, कुछ एग्जाम्पल और देता हूँ। एग्जाम्पल में पहले लिखता हूँ CH4, उसके बाद लिखता हूँ C2HA6, फिर लिखता हूँ C3HA8, फिर लिखता हूँ C2HA4,
फिर C2H8, फिर लिखता हूँ अमोनिया, फिर लिखता हूँ वाटर, फिर लिखता हूँ PCl5, फिर लिखता हूँ PCl3, फिर लिखता हूँ NCl3। अमोनिया हो गया, वाटर हो गया। अब तुम्हारे लिए मैं लिखूँगा, वाटर भी लिख दिया। अमोनिया के बाद चलिए एक लिखता हूँ बेंजीन, C6H6, जो तुम्हारे बुक में है। थोड़ा बहुत ये लिखता हूँ, इसको मैंने क्या इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कराने के लिए, चलो कर सकते हैं, तुम्हारे लिए होमवर्क देता हूँ मैंने, ऐसे ऐसे कर सकता हूँ। इन लोगों को खोल खोल के लिखना है, तो आपको बॉन्ड शो करना है। और भी तुम्हारा सिलेबस अगर मैं लिख दूँ तो थोड़ा ये सब भी तुम्हारा सिलेबस का है, ये भी तुम्हारा सिलेबस का है, ये भी तुम्हारा सिलेबस का है, ये भी तुम्हारा सिलेबस का है। बेंजीन कर दिया मैंने इसको, ये भी सिलेबस का है। तो इसके अलावा और भी तुम्हारा बहुत कुछ है। P4 अगर मैं तुमको होमवर्क दूंगा, AS8 तुम्हारा बुक में है, मैं कर दूंगा। हैं, इसके अलावा और भी है, क्या क्या तुमने करोगे मैंने बताता हूँ। और भी है, मैंने एक पेज में लिख के दिखाता हूँ। और क्या क्या है, CH3OH है, करोगे। CH3CH2OH है, इनको भी करोगे। CH3CHO है, करोगे। CH3COOH है, इसको भी करोगे। इतना करने के बाद आपका जानकार मिल जाएगा। और भी एग्जाम्पल्स हमने दे सकते हैं। मैंने 2-3 करके टॉपिक क्लोज कर देता हूँ इसको। मैंने अभी तुमको ये बताया, अगर मैं इसको छोटा करके इनमें से कोई एक एक एग्जाम्पल तुमको करके दिखाता हूँ, देख लो बेटे क्या होता है। मैं अगर मीथेन करूँगा, CH4 करूँगा बेटा, तो C मतलब कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो हाइड्रोजन भी तो 4 है, हाइड्रोजन भी तो 4 है। तो इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। एक एक इलेक्ट्रॉन किसको दिया, कार्बन को दिया। अब कार्बन का कितना हो गया, 8 हो गया। हाइड्रोजन का कितना हुआ, 2 हुआ। हाइड्रोजन 2 में सेटिस्फाइड है, कार्बन 8 में सेटिस्फाइड हो रहा है। तो इसको हमें टेक्निकली कैसे लिखते हैं, एक एक बॉन्ड हुआ, यानी एक एक हाइड्रोजन एक एक बॉन्ड बना दिया। ये तुम्हारा सिलेबस है। 11th में जाओगे तो इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, 11th में जाओगे तो उसको ऐसे नहीं लिखते हैं, इस तरीक़ा से लिखते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल शेप है इसका, ये टेट्राहेड्रल शेप होता है। ठीक है, तो जैसे भी तुमने लिखो तुम्हारे लिए सही है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे तो एक सिंगल बॉन्ड बनेगा, 2-2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे तो 2 बॉन्ड बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। 3-3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे तो 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। तो ये हो गया ऐसे, मतलब हम स्ट्रक्चर से बॉन्ड से स्ट्रक्चर कर सकते हैं। दूसरा, अगर यही टॉपिक को आपको अगर समझ में आ गया तो ठीक है, मैंने एक बड़ा कंपाउंड करके दिखाता हूँ। जैसे मैं कहूँगा इसके अंदर में बेंजीन, एक बेंजीन अगर कर लेते हैं, नहीं तो एक काम करता हूँ, मैंने यही कंपाउंड के वीडियो को जो है आगे और एक्सपेंड करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 कर दूंगा। इसको पार्ट 1 करा, पार्ट 2 मैंने यहाँ से स्टार्ट करके नया वीडियो कर दूंगा, क्योंकि वीडियो लेंदी हो रहा है। एंड आगे हमें पार्ट 2 में यहीं से कंटिन्यू करके बहुत सारे क्वेश्चन से खाली करेंगे पार्ट 2 के अंदर में। बाय।